And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Losit Governmental Guru. Today, I will discuss Fantabulous MCQ 11 related to the inventory management. Today, I will discuss Rule 214, 215, 216, and 217. You know that it is very important one, inventory management. General Financial Rules 2017. Also, in this part, I will discuss 17 MCQs. GFR 214 buffer stock, GFR 215 physical verification of library books, GFR 216 transfer of charge of goods or materials, GFR 217 disposal of goods. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So in this part, I will briefly explain General Financial Rule 214 to 217 related to the inventory management and also 17 MCQs. Now I am going to discuss question number 1. You see, in question number 1, it is given buffer stock is primarily maintained to increase profit, avoid shortage of consumable materials, reduce purchase orders, increase inventory carrying cost. So buffer stock actually definition procuring goods and stack of it for future need. तो हम डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो कंज्यूमेबल मटेरियल्स है उसको प्रोक्योर करके उसको स्टॉक के आकार में रखेगा, तो वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्यूचर नीड्स को मीट करेगा. ठीक है, यही है. तो बफर स्टॉक इज प्राइमरली मेंटेन टू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अवॉइड शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल्स. जो कंज्यूमेबल मटेरियल्स है वो शॉर्टेज नहीं होगा, इसके लिए इन प्रेसिडिंग मैनर, इट मीन्स इन प्री टेक्स्ट मैनर, consumable materials should be procured and it means accumulate it. Okay, accumulate in the store. Okay, तो जब भी कंज्यूमेबल मटेरियल्स का जरूरत है उसका शॉर्टेज नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिटरमाइंस बफर स्टॉक बेस्ड ऑन. यहाँ पर जो दिया है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बफर स्टॉक को डिटरमाइन करते हैं वो किस बेसिस पर? मार्केट प्राइस एंड वेंडर रेप्यूटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज स्पेस ओनली, पास्ट ईयर्स बजट ओनली, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी नीडेड एंड सप्लाई पैटर्न. तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिटरमाइंस बफर स्टॉक बेस्ड ऑन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट, कितना बार रिक्वायरमेंट पड़ता है सपोज डिपार्टमेंट को, क्या क्वांटिटी नीडेड, कितना क्वांटिटी का जरूरत है, और सप्लाई पैटर्न क्या है. इसको देखकर एक्चुअली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करते हैं कि हम जो कंज्यूमेबल मटेरियल्स है उसको प्रोक्योर किया जाएगा और स्टोर में उसको एक्युमुलेट किया जाएगा स्टॉक के आकार में. ठीक है, टू मीट द फ्यूचर नीड. तो ये जो बेसिस है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बफर स्टॉक को डिटरमाइन करते हैं उसका बेसिस यही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी नीडेड एंड सप्लाई पैटर्न. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Question number 3, inventory carrying cost is considered a productive expenditure adding value to the stock, a government subsidy, an unavoidable expenditure but does not add value to the stock, a profit margin on stored goods. Inventory carrying cost is considered option C, an unavoidable expenditure but does not add value to the stock. क्योंकि जो स्टॉक मेंटेन किया जाएगा, सपोज जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आप स्टोर करेंगे, तो जैसे डस्ट पार्टिकल एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को टच नहीं करेगा. ओके, तो वैसे ही आप कभी भी जब गुड्स को स्टॉक करते हैं उसको हम प्रिजर्व करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा. तो इसके लिए इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट एक्चुअली इंपोज होता है. तो इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट वो अनअवॉइडेबल, उसको अवॉइड हम नहीं कर सकते इस तरीके का एक्सपेंडिचर को. मगर इसमें क्या है, जो स्टॉक में जो मटेरियल्स है उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा. ठीक है, तो इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट क्या है, पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया जाएगा कि जो गुड्स को हम स्टॉक करेंगे, जैसे गुड्स को स्टॉक करेंगे कोई रोस्ट नहीं होगा, कि जैसे कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है उसमें डस्ट नहीं लगेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे. उसके लिए क्या है, कैरिंग कॉस्ट लगता है और वो अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है. उसमें जो स्टॉक में जो गुड्स है उसमें कुछ वैल्यू एडेड नहीं होता है. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 4, ए मटेरियल रिमेनिंग इन स्टॉक फॉर ओवर 1 year आर जनरली बी कंसिडर्ड। यदि कोई भी कंज्यूमेबल मटेरियल उसका स्टॉक मोर देन 1 year हो जाता है, ओवर 1 year, उसको हम क्या बोलेंगे? ए मटेरियल रिमेनिंग इन स्टॉक फॉर ओवर 1 year आर जनरली बी कंसिडर्ड फ्रेश स्टॉक, एसेंशियल स्टॉक, सरप्लस स्टॉक, रिजर्व्ड स्टॉक। क्या हम किस तरीके का स्टॉक बोलेंगे यदि कोई भी रिमेनिंग मटेरियल है जो मोर देन 1 year से स्टॉक में है, तो उसको हम सरप्लस स्टॉक बोलेंगे। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी रिमेनिंग मटेरियल यदि मोर देन 1 year स्टॉक में रहता है उसको हम सरप्लस स्टॉक बोलेंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन डिटरमाइनिंग बफर स्टॉक। अभी मैं फैक्टर्स बताया था, कभी भी आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। जैसे बफर स्टॉक जो का जो डिटरमाइन होता है क्या बेसिस में, एक्चुअली ऑन व्हाट बेसिस एक्चुअली स्टॉक बफर स्टॉक इज मेंटेन्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, तो बेसिस में बताया था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी नीडेड एंड पैटर्न ऑफ सप्लाई। इसमें दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर, कलर ऑफ पैकेजिंग, ऑप्शन डी। ये नहीं है और सब है। ओके, इसको देखकर हम रिक्वायरमेंट, कितना बार हमको रिक्वायरमेंट चाहिए ईयर में, कितना क्वांटिटी चाहिए, उसका पैटर्न ऑफ सप्लाई क्या है, उसके हिसाब से हम कंज्यूमेबल मटेरियल्स को प्रोक्योर करेंगे और स्टॉक करेंगे, ठीक है। और वो उसका जो डिटरमाइन करते हैं हम बेसिस, कौन सा बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस एक्चुअली द बफर स्टॉक इज डिटरमाइंड, एक्चुअली इट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। ऑप्शन डी, कलर ऑफ पैकेजिंग नहीं है एक फैक्टर डिटरमाइनिंग बफर स्टॉक। अभी हम रूल 214 जो है वो बफर स्टॉक के ऊपर है। अभी मैं बताया था, एवरी रूल को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं। तो रूल 214 बफर स्टॉक का डेफिनेशन यही है कि बेसिकली द रिक्वायर्ड रिजर्व क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल मेंटेन्ड टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग विदाउट इंटरप्शंस। जो कंज्यूमेबल मटेरियल को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने प्रोक्योर करता है और स्टॉक करके रखता है कि कभी भी जरूरत पड़े तो उसमें आराम से हम क्या करेंगे ना, उसको हम स्टॉक में है, स्टॉक से हम रिलीज करके यूज कर सकते हैं। तो जैसे स्मूथ फंक्शनिंग होगा, कोई भी इंटरप्शंस नहीं होगा। इसके लिए जो एसेंशियल कंज्यूमेबल मटेरियल्स है तो पहले से उसको प्रोक्योर किया जाएगा और स्टॉक किया जाएगा, ठीक है। और डिटर्मिनेशन क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बफर स्टॉक को डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा बेसिस में, ऑन व्हाट बेसिस एक्चुअली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड्स द ऑप्टिमम बफर स्टॉक, कि इतना स्टॉक करके हम रखेंगे। तो उसका जो फैक्टर्स है, एक है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट, एक है क्वांटिटी नीडेड, एक है पैटर्न ऑफ सप्लाई। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट मैं उसको डिस्कस कर चुका हूं। ये तीनों फैक्टर्स को आपको याद रखना है। ओके, रूल पोजीशन को याद रखना है। रूल 214 जो है बफर स्टॉक के ऊपर है। और क्वेश्चन आपको व्हिच फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्टॉक ऑफ बेसिकली कंज्यूमेबल मटेरियल्स, ना फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी नीडेड एंड पैटर्न ऑफ सप्लाई। सप्लाई का पैटर्न क्या है, कितना क्वांटिटी चाहिए, कि फ्रीक्वेंसी कितना बार हमको वो रिक्वायरमेंट होगा, उसके हिसाब से बफर स्टॉक डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरिंग कॉस्ट। में अभी बताया था, कोई भी प्रोडक्ट को आप स्टॉक करेंगे, जैसे कोई भी आयरन मटेरियल्स आप स्टॉक कर रहे हो तो रॉस्ट हो जाएगा यदि हम ठीक से उसको मेंटेन नहीं करेंगे, तो इसलिए कैरिंग कॉस्ट होता है। ये अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है कैरिंग कॉस्ट, तो प्रॉपरली हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज एन अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर सिंस इट डज नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द मटेरियल्स। एक्चुअली इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट एक्चुअली इट इज एन अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर सिंस इट डज, हाँ ये तो है, मगर यहां पर आप मेंशन कर दीजिए अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज एन अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर सिंस इट डज नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स। अनअवॉइडेबल, सर इसमें राइटिंग मिस्टेक है, अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि कैरिंग कॉस्ट बहुत जरूरी है। कभी भी मैं बताया था अभी, जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को स्टॉक करते हो तो उसको प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखना चाहिए, तो उसमें तो कैरिंग कॉस्ट लगेगा। कोई भी आयरन मटेरियल आप रखते हो बरस्ट हो जाएगा, हम कैरिंग कॉस्ट मेंटेन, उसको प्रॉपर तरीके से हम मेंटेन करेंगे, तो इसके लिए कैरिंग कॉस्ट लगता है। और कैरिंग कॉस्ट अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है।
मगर ये एक्सपेंडिचर से जो मटेरियल्स को हम स्टॉक कर रहे हैं उसमें कुछ वैल्यू एडेड नहीं होगा। नेक्स्ट वन, सरप्लस स्टॉक। एनी मटेरियल केप्ट इन स्टॉक फॉर मोर देन 1 ईयर इज जनरली ट्रीटेड एज सरप्लस। ठीक है, यदि कोई भी मटेरियल को हम 1 ईयर से ज्यादा स्टॉक करके रखते हैं उसको हम जनरली सरप्लस स्टॉक बोलते हैं। ओके, अनलेस वैलिड रीजंस एग्जिस्ट टू रिटेन इट। कोई भी वैलिड रीजन होना चाहिए, क्योंकि मोर देन 1 ईयर हो गया, वो भी अभी स्टॉक में है, तो उसको तो हम सरप्लस बोलेंगे, मगर रीजन देना, कोई वैलिड रीजन देना चाहिए। ओके, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक वैलिड रीजन देगा कि इसके वजह से एक्चुअली ये पर्टिकुलर मटेरियल को स्टॉक में रखा गया है इंस्टेड ऑफ मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर हो चुका है फिर भी हम इस मटेरियल को हम स्टॉक में रखें, तो एक वैलिड रीजन देना चाहिए। तो सरप्लस मटेरियल्स को जो डिस्पोज किया जाएगा, रूल 217, रूल 200 ऑन सर्विसेबल की सरप्लस, ठीक है, ये जो गुड्स है कि ऑब्सोलेट गुड्स को हम जो डिस्पोज करेंगे वो रूल 217 में है, इसी में हम डिस्कस करेंगे आगे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू रूल 215, जीएफआर रूल 215, how often should complete physical verification be done for libraries having not more than 20,000 volumes? यदि लाइब्रेरी में जो बुक्स है इट इज नॉट मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स, 20,000 वॉल्यूम से ज्यादा नहीं है, इक्वल टू 20,000, नॉट हैविंग नॉट मोर देन, इट मीन सपोज हम ये मान लेंगे इतना बुक है लाइब्रेरी में, लेस देन 20,000 और इक्वल टू 20,000, तो वही है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स। तो ये यदि होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, हाउ ऑफन, कितना बार फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो आपको याद रखिए, यदि लाइब्रेरी में जो बुक्स है लेस देन 20,000 एंड इक्वल टू 20,000, नॉट मोर देन 20,000 एवरी ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एवरी ईयर उसको फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, मगर यहां पर कंडीशन यही है, लेस देन 20,000 वॉल्यूम ऑफ बुक्स और इक्वल टू 20,000 वॉल्यूम्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर लाइब्रेरीज हैविंग बिटवीन 20,001 and 50,000 वॉल्यूम्स, कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन मस्ट बी कैरिड आउट एटलीस्ट। इसमें दिया है कि 20,000 मोर देन 20,000, 20,001 ये है, 20,001 टू सपोज लेस देन इक्वल टू 50,000 वॉल्यूम्स, ये रेंज में है, तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कितना बार होना चाहिए? वंस इन 3 years, वंस इन 5 years, वंस इन 2 years, एवरी ईयर। आपको याद रखना है यदि इसी रेंज में बुक है, एटलीस्ट वंस इन 3 years। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एटलीस्ट वंस इन 3 years और वंस इन 3 years। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें एटलीस्ट लगेगा तो ठीक है, एक्चुअली वो जो दिया है एटलीस्ट वंस इन 3 years दिया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन लाइब्रेरीज हैविंग मोर देन 50,000 वॉल्यूम्स, यदि मोर देन 50,000 वॉल्यूम्स बुक है तो फिजिकल वेरिफिकेशन शुड बी डन। कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन, हाउ ऑफन फिजिकल वेरिफिकेशन शुड बी डन, तो कितना बार होना चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन? यहां पर सैंपल वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी, बाय सैंपल वेरिफिकेशन एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 3 years। 3 years में सैंपल वेरिफिकेशन होना चाहिए। यदि उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी होता है तो कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, यदि कुछ डिस्क्रिपेंसी निकलता है, अदरवाइज 3 years में वो सैंपल वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्लियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और यहां पर ये सैंपल वेरिफिकेशन इन ए लाइब्रेरी, सपोज मोर देन 50,000 बुक्स है, यदि उसमें कुछ अनयूजुअल शॉर्टेज आ जाता है, कोई डेफिशिएंसी आ गया, तो उसमें क्या होगा? हम सैंपल वेरिफिकेशन में यहां पर ऑप्शन है ग्रेटर देन 50,000 बुक्स मींस 3 years में सैंपल वेरिफिकेशन होना चाहिए, 3 years इंटरवल में। यदि सैंपल वेरिफिकेशन में ये डिटेक्ट हुआ कुछ अनयूजुअल शॉर्टेज आ गया, तो उस केस में क्या होगा? कंप्लीट वेरिफिकेशन मस्ट बी डन, रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटी ओनली, इग्नोर एज नॉर्मल लॉस, वेरिफिकेशन कैन बी पोस्टपोन्ड। इसमें कंप्लीट वेरिफिकेशन होगा। यदि सैंपलिंग जो 3 years इंटरवल में सैंपल वेरिफिकेशन होता है, यदि उसमें कुछ अनयूजुअल शॉर्टेज डिटेक्ट हुआ तब कंप्लीट वेरिफिकेशन होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी रूल कुछ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10,
लॉस ऑफ हाउ मेनी वॉल्यूम्स पर 1000 बुक्स इशूड और कंसल्टेड इन ए ईयर मे बी कंसिडर्ड रीजनेबल। अच्छा, पर 1000 बुक्स में कितना वॉल्यूम्स का बुक यदि लॉस होगा, सपोज आप इश्यू कर दिया, इश्यू में लॉस हो गया, तो इस केस में वो लॉस को इतना सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, उसको नेग्लिजिबल माना जाएगा। वही लॉस ऑफ हाउ मेनी वॉल्यूम्स पर 1000 बुक्स इशूड और कंसल्टेड इन ए ईयर मे बी कंसिडर्ड रीजनेबल। 2 वॉल्यूम्स, 5 वॉल्यूम्स, 10 वॉल्यूम्स, नॉन 5 वॉल्यूम्स, याद रखिए 5 वॉल्यूम्स पर 1000 बुक्स। यदि 1000 बुक्स में 1000 वॉल्यूम ऑफ बुक्स में 5 वॉल्यूम ऑफ बुक्स का लॉस होता है, सपोज आप इशू कर दिया है, लाइब्रेरियन इशू कर दिया है और इशू किया था, और वो पर 1000 बुक्स में सपोज अप टू 5 वॉल्यूम बुक्स लॉस है, तो वो इतना बड़ा लॉस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इससे ज्यादा होता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाएगा, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, क्यों लॉस हुआ इन्वेस्टिगेशन होगा, और इट मीन्स उसके ऊपर रिपोर्ट भी बनेगा। ठीक है, मगर अप टू 5 वॉल्यूम से यदि लॉस होता है पर 1000 वॉल्यूम ऑफ बुक्स, तब वो रीजनेबल है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी रूल को देखेंगे, ये रूल पोजीशन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रूल 215 है वो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, जो लाइब्रेरी बुक्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, वो रूल 215 उसको सिग्निफाई किया है। देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन जो 1 में बहुत क्लियरली दिया है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है, लाइब्रेरी जो इज लेस देन इक्वल टू 20,000 वॉल्यूम्स, जिस लाइब्रेरी में लेस देन 20,000 वॉल्यूम्स है, इक्वल टू 20,000 वॉल्यूम्स है, कंप्लीट वेरिफिकेशन एवरी ईयर। और ये लाइब्रेरी में मोर देन 20,000 अप टू 50,000 वॉल्यूम्स, मोर देन 20,000 अप टू 50,000 वॉल्यूम्स, तो कंप्लीट वेरिफिकेशन होगा एटलीस्ट वंस इन 3 इयर्स, कंप्लीट वेरिफिकेशन एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 इयर्स। ठीक है, और लाइब्रेरीज विथ ग्रेटर देन 50,000 वॉल्यूम्स, इस लाइब्रेरी में मोर देन 50,000 वॉल्यूम्स है, तो वहां पर सैंपल वेरिफिकेशन होगा एवरी 3 इयर्स इंटरवल, सैंपल वेरिफिकेशन होगा एवरी 3 इयर्स इंटरवल। और यदि सैंपल वेरिफिकेशन में कुछ अनयूजुअल शॉर्टेज, अनयूजुअल और अनरीजनेबल शॉर्टेज आ जाता है, तब कंप्लीट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन को आप देख लीजिए। क्लियर? यदि लॉस, अलाउएबल लॉस मीन्स एक्चुअली इसमें अलाउ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ बुक्स लॉस हो जाएगा वो उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, वही दिया है। जो अलाउएबल लॉसेस है अप टू 5 वॉल्यूम्स पर 1000 बुक्स इशूड और कंसल्टेड इन ईयर कैन बी कंसिडर्ड रीजनेबल लॉस। ओके, वो रीजनेबल लॉस उसको कहा जाएगा, उसको उसको इतना नहीं माना जाएगा, कोई इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है। तो 1000 वॉल्यूम ऑफ बुक्स में यदि 5 वॉल्यूम्स मिसिंग होता है, ठीक है, सपोज इशू किया गया था मगर अभी मिसिंग है, अप टू 5 वॉल्यूम ऑफ बुक्स मिसिंग होता है, तो वो रीजनेबल लॉस है। मगर लॉस कभी डिसऑनेस्टी और नेग्लिजेंस नहीं होगा। यदि डिसऑनेस्टी और नेग्लिजेंस में 5 वॉल्यूम्स बुक्स लॉस होता है पर 1000 वॉल्यूम ऑफ बुक्स, तो वो एक सीरियस कंसर्न है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। मगर कॉमन दिया है, आप इशू कर दिया, लाइब्रेरियन इशू कर दिया, मगर पर 1000 बुक्स इशूड में 1000 बुक्स इशूड हुआ है और उसमें 5 वॉल्यूम्स मिसिंग आ रहा है, तो वो एक कंसिडर्ड एज रीजनेबल लॉस, मगर वो डिसऑनेस्टी और नेग्लिजेंस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन कब होगा ना, लॉस ऑफ एनी बुक वर्थ मोर देन ₹1000, यदि कोई बुक का लॉस होता है जिसका वैल्यू मोर देन 1000 है, और रेयर बुक्स है, जो रेयर बुक्स में इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, उसको वैल्यू नहीं देखेंगे, उसका हिस्टोरी, कुछ रेयर बुक्स है जो जिसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो बुक्स एक्चुअली आर्चिव हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रेयर बुक्स, यदि उसका लॉस होता है तब मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एंड अप्रोप्रिएट एक्शन टेकन। तो उसमें आपको ये 2 चीज को याद रखना है, यदि 1000 बुक्स इशूड हुआ है और 5 अप टू 5 वॉल्यूम बुक्स मिसिंग होता है, ताले वो रीजनेबल लॉस कहा जाएगा, मगर वो डिसऑनेस्टी और नेग्लिजेंस के हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो डिसऑनेस्टी और नेग्लिजेंस के वजह से होगा तो वो सीरियस कंसर्न है। मगर यहां पर जो मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन है, इस केस में तो मोर देन 5 वॉल्यूम्स, सपोज आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि 1000 बुक्स इशूड हुआ, मोर देन 5 वॉल्यूम ऑफ बुक्स लॉस है, तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, नहीं तो रिकवरी होगा लाइब्रेरियन से, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी होगा।
मगर इसमें देखे मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन कब है ना, कोई ऐसा बुक है जिसका जो वर्थ है मोर देन 1000 रुपीज है और ये जो बुक का लॉस हुआ है वो रेयर बुक है, तो इस केस में मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन होगा ही होगा। ओके, अप्रोप्रिएट एक्शन मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एंड अप्रोप्रिएट एक्शन टेकन। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन कब होता है, यदि क्वेश्चन आता है यदि कोई बुक का वैल्यू मोर देन 1000 रुपीज है, लॉस होता है, और कोई रेयर बुक से, उस केस में मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन है। और अदर केस में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि पर 1000 बुक्स इशूड हुआ है मगर मोर देन 5 वॉल्यूम ऑफ बुक्स लॉस हुआ है, तो इस केस में मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी नहीं है, मगर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मगर वहां पर वो इसको रीजनेबल लॉस नहीं माना जाएगा। यदि मोर देन 5 वॉल्यूम ऑफ बुक्स एक्चुअली लॉसेस पर 1000 वॉल्यूम ऑफ बुक्स, उसको रीजनेबल लॉस नहीं माना जाएगा। और अप टू 5 वॉल्यूम ऑफ बुक्स एक्चुअली लॉस पर 1000 वॉल्यूम ऑफ बुक्स, उसको हम रीजनेबल मानेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 11, who should sign and date the statement of goods or materials during transfer of charge। यदि ट्रांसफर हो जाता है तब आपको चार्ज हैंड ओवर करना है, क्योंकि जो स्टोर है, स्टोर ऑफिसर है, उसका ट्रांसफर हो जाता है तो वो तो उसका स्टोर को हैंड ओवर करके जाएगा ना। तो हु शुड साइन एंड डेट द स्टेटमेंट ऑफ गुड्स और मटेरियल्स, ओनली द रिलीविंग ऑफिसर, ओनली द रिलीव्ड ऑफिसर, बोथ रिलीविंग एंड रिलीव्ड ऑफिसर्स, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ओनली। तो उसमें ऑप्शन सी, बोथ रिलीविंग एंड रिलीव्ड ऑफिसर्स। रिलीव्ड ऑफिसर्स मींस आउट गोइंग, रिलीविंग मींस इन गोइंग, माने रिलीविंग मींस एक्चुअली जो स्टोर का चार्ज लिया, और रिलीव्ड मींस जो स्टोर का चार्ज हैंड ओवर करके वो अभी जा रहा है ट्रांसफर में न्यू स्टेशन को। रिलीव्ड मींस जो न्यू स्टेशन में जाकर ज्वाइन करेगा, रिलीविंग मींस जो चार्ज लिया अभी, जो जिस एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ उससे चार्ज लिया। तो दोनों का साइन होना चाहिए और दोनों एक एक कॉपी उनके पास रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें रूल 216 है ट्रांसफर ऑफ चार्ज के ऊपर। अब देख लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ट्रांसफर, व्हेन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ गुड्स और मटेरियल्स इज ट्रांसफर्ड, ही मस्ट एंश्योर दैट द मटेरियल्स आर हैंडेड ओवर करेक्टली टू हिज सक्सेसर। तो उसका मटेरियल्स जो है यदि ट्रांसफर होता है तो जो स्टोर कंसर्न स्टोर ऑफिसर है वो नेक्स्ट सक्सेसर को करेक्ट मैनर में मटेरियल्स को हैंडओवर करके ही जाएगा। तो वो स्टेटमेंट बनाएगा, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट विद ऑल रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द गुड्स और मटेरियल्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड। वो पूरा स्टेटमेंट बनाएगा कि जो स्टॉक में जो गुड्स मटेरियल्स है, और दिस स्टेटमेंट शुड बी साइंड एंड डेटेड बाय बोथ रिलीव्ड ऑफिसर जो जा रहा है ट्रांसफर में एंड द रिलीविंग ऑफिसर जो अभी चार्ज ले रहा है इनकमिंग, दोनों साइन करेंगे। और रिकॉर्ड के लिए, ठीक है, बोथ ऑफिसर्स रिलीव्ड एंड रिलीविंग मस्ट कीप ए कॉपी ऑफ द साइन स्टेटमेंट फॉर रिकॉर्ड पर्पजेस। रिकॉर्ड के लिए दोनों एक एक कॉपी रखेंगे। ठीक है, ये तो कॉमन चीज है। नेक्स्ट इसके ऊपर क्लियर है। तो 16 जो है ट्रांसफर ऑफ चार्ज के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हु कैन डिक्लेयर एन आइटम्स एज सरप्लस, ऑब्सोलेट और अनसर्विसेबल। उसको कौन डिक्लेयर करेगा कि आइटम सरप्लस है, कि ये ऑब्सोलेट हो चुका है, कि ये अनसर्विसेबल है, ये कौन डिक्लेयर करेगा। तो बेसिकली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू परचेज द आइटम, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो एक्चुअली साइन करते हैं जब स्टोर की इंडेंट ऑफिसर तो इंडेंट दे देगा, ओके, फिर वो स्टोर कीपर साइन करेगा, मगर फाइनली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनका फाइनेंशियल अप्रूवल से ही गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाइल डिस्पोजिंग ऑफ सरप्लस गुड्स व्हिच वैल्यूज मस्ट बी वर्कड आउट। यदि कोई सरप्लस गुड्स है उसको डिस्पोज किया जाएगा तो कौन सा वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा, व्हिच वैल्यूज मस्ट बी वर्कड आउट। बुक वैल्यू, गाइडिंग प्राइस, रिजर्व प्राइस, मार्केट वैल्यू, परचेज प्राइस ना स्क्रैप वैल्यू। तो यदि कोई भी सरप्लस गुड्स को डिस्पोजिंग किया जाता है तो उसका बुक वैल्यू, गाइडिंग प्राइस और रिजर्व प्राइस को देखा जाता है। इसी के हिसाब से एक्चुअली सरप्लस गुड्स को डिस्पोज किया जाएगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो GFR 217 है डिस्पोजल ऑफ गुड्स, वो क्लियरली डिफाइन किया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ बुक वैल्यू कैन नॉट बी वर्कड आउट व्हाट शुड बी यूज्ड फॉर डिस्पोजल। यदि बुक वैल्यू वर्कआउट नहीं हो पाया तो कैसे डिस्पोजल किया जाएगा, चाहे अनसर्विसेबल है कि सरप्लस है कि ऑब्सोलेट है।
इस तरीके का गुड्स को कैसे डिस्पोज किया जाएगा? करेंट मार्केट वैल्यू, ओरिजिनल परचेज प्राइस, ऑक्शनर्स एस्टिमेट, रिजर्व प्राइस ओनली। तो यदि बुक वैल्यू वर्कआउट नहीं हो रहा है तब उसको ओरिजिनल परचेज प्राइस में डिस्पोज किया जाएगा। जो अब सरप्लस गुड्स है कि जो बेसिकली ऑब्सोलेट गुड्स है उसको ओरिजिनल परचेज प्राइस में क्या किया जाएगा? डिस्पोज किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच फॉर्म मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ स्टोर्स? यदि कोई सरप्लस गुड्स है कि अनसर्विसेबल गुड्स है कि ऑब्सोलेट गुड्स है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने परमिशन दे दिया वैलिड रीजन के हिसाब से कि इसको इनको डिस्पोज करना है, तो उसका फॉर्म क्या है? व्हिच फॉर्म, जो जिस फॉर्म में क्लियरली मेंशन किया जाएगा। तो किस तरीके का जनरल फाइनेंशियल रूल में क्या है एक्चुअली, कौन सा फॉर्म में एक्चुअली डिस्पोजल ऑफ स्टोर्स को मेंटेन किया जाएगा? तो GFR 10, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 16, सेल ऑफ hazardous वेस्ट, बैटरीज एंड ई वेस्ट मस्ट फॉलो गाइडलाइंस इशूड बाय। जो hazardous वेस्ट है कि बैटरीज है कि ई वेस्ट है, उसका जो सेल, इसका जो सेल किया जाएगा तो इसका गाइडलाइंस कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये इस तरीका का गुड्स का जो सेल होगा उसका गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ओके, ये गाइडलाइंस इशू करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, एक रूल पोजीशन रहेगा, GFR 217 को हम डिस्कस करेंगे। प्रोस्पेक्टिव बिडर्स फॉर hazardous वेस्ट और ई वेस्ट मस्ट हैव। जो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स है वो चाहते हैं कि जो hazardous वेस्ट है, ई वेस्ट है, वो उसको परचेज करना चाहते हैं, तो मस्ट हैव ए पैन कार्ड ओनली, रजिस्ट्रेशन एज रिसाइकलर और प्री प्रोसेसर, वैलिड ऑन ऑक्शन एंड डिलीवरी डेट्स, अप्रूवल फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो जो hazardous वेस्ट है कि ई वेस्ट है, जो भी प्रोस्पेक्टिव बिडर उसको खरीदना चाहता है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वो रजिस्ट्रेशन, उसका नाम पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि वो रिसाइकलर है कि प्री प्रोसेसर है, और जब ऑक्शन होगा ना वो ये वैलिड होना चाहिए, ये जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होना चाहिए, और उसका डिलीवरी डेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो रिसाइकलर है कि प्री प्रोसेसर है, और उसका जो ऑक्शन वैलिड ऑन ऑक्शन वो वैलिडिटी है, एक्चुअली रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी है, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यदि प्रोस्पेक्टिव बिडर वो कोई hazardous वेस्ट और ई वेस्ट को खरीदना चाहता है, प्रोक्योर करना चाहता है, ठीक है, ऑक्शन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी रूल पोजीशन को चलेंगे। जो रूल 217 है वो डिस्पोजल ऑफ गुड्स के ऊपर है। डिक्लेरेशन ऑफ सरप्लस, ऑब्सोलेट और अनसर्विसेबल। तो चाहे सरप्लस गुड्स हो कि ऑब्सोलेट हो कि अनसर्विसेबल है, आइटम्स नो लॉन्गर यूजफुल टू द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में बी डिक्लेयर्ड। जो गुड्स एक्चुअली मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लिए यूजफुल नहीं है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि सरप्लस है कि ऑब्सोलेट है कि अनसर्विसेबल है। रीजन्स मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो रीजन्स मेंशन करेंगे कि इसी के वजह से उसको सरप्लस डिक्लेयर कर दिया गया, कि इसी के वजह से इसको ऑब्सोलेट है, नया हम न्यू टेक्नोलॉजी, सपोज अभी हम जैसे टाइप मशीन था, टाइप मशीन को हम वो ऑब्सोलेट हो चुका है, अभी उसके जगह हमको लैपटॉप चाहिए, कि डेस्कटॉप था, डेस्कटॉप अभी ऑब्सोलेट हो चुका है, उसके जगह हम लैपटॉप यूज करेंगे, तो वही है। तो रीजन्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने प्रॉपर रीजन देगा, ठीक है, और वो आइटम्स को, क्योंकि वो नो लॉन्गर यूज के लिए, डिपार्टमेंट के लिए कि ऑफिस के लिए वो यूजफुल नहीं है, तो उनको सरप्लस, ऑब्सोलेट और अनसर्विसेबल डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक कमिटी फॉर्मेशन होगा। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में सेट अप ए कमिटी टू डिक्लेयर आइटम्स। तो एक कमिटी फॉर्मेशन, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक कमिटी सेटअप करेंगे, और कमिटी सेटअप करके जो सरप्लस, ऑब्सोलेट, अनसर्विसेबल गुड्स है उसको, आइटम्स को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और वैल्यूएशन होगा, जो ये जो सरप्लस, ऑब्सोलेट और जो अनसर्विसेबल आइटम्स है उसका जो वैल्यूएशन होगा, बुक वैल्यू, गाइडिंग प्राइस एंड रिजर्व प्राइस। इसके ऊपर एक एमसीक्यू था, मस्ट बी कैलकुलेटेड फॉर डिस्पोजल। जब उसको डिस्पोजल किया जाएगा उसका कौन सा वैल्यू में उसको डिस्पोज किया जाएगा, बुक वैल्यू, गाइडिंग प्राइस एंड रिजर्व प्राइस। यदि बुक वैल्यू काम नहीं कर रहा है तब ओरिजिनल परचेज प्राइस में उसको डिस्पोज किया जाएगा। यदि बुक वैल्यू इज नॉट वर्कड आउट तब उसको ओरिजिनल परचेज प्राइस में डिस्पोज किया जाएगा। इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू था। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट इन फॉर्म GFR 10 मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ये जो डिस्पोजल ऑफ स्टोर से जो गुड्स को डिस्पोजल किया जाता है उसका एक रिपोर्ट मेंशन रहेगा, फॉर्म
वो जो रहेगा GFR 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इफ गुड्स बिकम्स अनसर्विसेबल ड्यू टू नेग्लिजेंस, फ्रॉड और मिसचिप ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट का नेग्लिजेंस के वजह से, कि सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट का कुछ फ्रॉड कर दिया, तो उसका मिसचिप के वजह से सपोज गुड्स को अनसर्विसेबल डिक्लेयर किया गया, तो उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाएगा, ठीक है। उसको गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाएगा। और सेल ऑफ hazardous वेस्ट और स्क्रैप, जैसे ई वेस्ट है, बैटरीज है, मस्ट कंप्लाई विथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट गाइडलाइंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट गाइडलाइंस है, उसी गाइडलाइंस के हिसाब से इस तरीके का hazardous वेस्ट और स्क्रैप और ई वेस्ट की बैटरीज मटेरियल्स को सेल किया जाएगा। और जो बायर्स इस तरीके का ऑक्शन में, जो बायर्स इसको खरीदना चाहता है, उसके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वैलिड रजिस्ट्रेशन रिलेटेड तो वो एक रिसाइकलर होना चाहिए कि प्री प्रोसेसर होना चाहिए, उसके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑक्शन डेट में और डिलीवरी डेट में। जो जिस डेट में ऑक्शन हो रहा है, कि जिस डेट में उसको हैंडओवर किया जाता है इस तरीके का गुड्स को, उसमें उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा कि वैलिडिटी है, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन है कि वो एक रिसाइकलर है कि प्री प्रोसेसर है, ठीक है। तो इतना था। मैं आज जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो फंटाबुलस MCQ 11 को डिस्कस किया, वो GFR का 214 to 217, ठीक है। तो नेक्स्ट और है 2000 इन्वेंटरी मैनेजमेंट रिलेटेड, अगेन 2018 to 2023 अनदर पार्ट होगा, ठीक है। तो आप वेट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for upcoming videos. आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।